ठीक है। वेक्टर्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंडर हम कर रहे थे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। और टूल्स के अंदर हम एंजाइम्स पढ़ चुके हैं। सेकंड है वेक्टर्स, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर्स या फिर जीन कैरियर्स। क्या होते हैं वेक्टर? कोई भी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यूजुअली क्या होता है डीएनए, न्यूक्लिक एसिड यूजुअली डीएनए मोलिक्यूल विच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन ए सुटेबल होस्ट एंड विच कैन सर्व एज ए व्हीकल या फिर कैरियर टू कैरी ए फॉरेन डीएनए सीक्वेंस टू बी क्लोन विच इज नोन एज डीएनए इंसर्ट इनटू ए गिवन होस्ट सेल इज नोन एज व्हीकल डीएनए, क्लोनिंग वेक्टर और जीन कैरियर, ठीक है। जिसके अंदर एबिलिटी होती है होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करने की, और जो किसी फॉरेन डीएनए को, उस सीक्वेंस को जिसे हमें क्लोन करवाना है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस को डीएनए इंसर्ट, ठीक है। उस डीएनए इंसर्ट को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर या फिर जीन कैरियर। अब क्लोनिंग वेक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो तभी एक्ट करेगा एज ए क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, जब उसके अंदर कुछ इसेंशियल फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो गए क्लोनिंग वेक्टर के, ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन होस्ट सेल, ठीक है। उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो होस्ट के अंदर जाने के बाद रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। और रेप्लिकेशन के लिए इसके अंदर क्या होती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, उसको बोलती है ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल, ठीक है। क्या होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ये डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होनी चाहिए किसी भी वेक्टर के अंदर, ठीक है। अब क्या है, जब फॉरेन डीएनए लिंक होता है वेक्टर के साथ, जब हम इंसर्ट करते हैं किसी वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए, तो वो लिंक हो जाता है वेक्टर के साथ, ठीक है। और उस वेक्टर के अंदर अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है तो वहाँ से क्या होगा, उस वेक्टर का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और उसके साथ साथ उस फॉरेन डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन फॉरेन डीएनए लिंक टू वेक्टर containing origin of replication, then along with the vector replication foreign DNA also start replicating, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट फॉर इंसर्शनल क्लोनिंग, ठीक है। यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट्स होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। जैसे क्या होता है, ये भी एक वेक्टर का फीचर होता है कि उसके अंदर फॉरेन डीएनए की इंसर्शन के लिए यूनिक साइट होनी चाहिए, ठीक है। उन साइट को बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट या फिर पॉलीलिंकर साइट, ठीक है। इन पॉलीलिंकर साइट के अंदर क्या होती है, मैनी यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती है पॉलीलिंकर साइट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन साइट्स को रिकॉग्नाइज करेगा, उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके बाद क्या करवाएगा, उस वेक्टर का क्लीवेज करवाएगा, ठीक है। और क्लीवेज करवाने के बाद जो टारगेट जीन है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, लाइगेट कर देगा, किसके साथ, इस वेक्टर के साथ, थ्रू द डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज की हेल्प से उसको लाइगेट कर देगा, ठीक है, इंसर्ट कर देगा। थर्ड क्या है, जेनेटिक मार्कर, ठीक है। अब क्या है, हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि जैसे ही कोई वेक्टर के अंदर हम किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे, और वो फॉरेन डीएनए जो है वो कहाँ जाएगा, फिर होस्ट के अंदर जाएगा, जहाँ पे जाके अपना फिनोटिपिक चेंजेस जो है, अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, ठीक है। तो वो सेल क्या होगी, ट्रांसफॉर्म सेल होगी। तो ट्रांसफॉर्म सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ मार्कर होते हैं, जेनेटिक मार्कर्स, ठीक है। ये मार्कर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स और स्क्रीनेबल मार्कर, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर्स जो है वो क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर जो है इसका जीन इनकोड करता है एक प्रोडक्ट को, जो कि अलाउ करता है ग्रोथ ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में सिर्फ एक टाइप की सेल्स जो है उनकी ग्रोथ को क्या करता है, वो अलाउ करता है, और सेकंड टाइप की जो सेल्स होती है उनकी ग्रोथ को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं उनको किल कर देता है, ठीक है। कौन सी को करता है,
जो सेल ट्रांसफॉर्म्ड है, मतलब जिसके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो चुका है, उनको क्या करेगा, उसकी ग्रोथ होने देगा। और जो सेंसिटिव सेल है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, तो एक टाइप से क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम सिलेक्टिव एजेंट। एनी सिलेक्टिव एजेंट, इट मे बी एनी एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अगर इंसर्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, एंटीबायोटिक के लिए वो रेजिस्टेंट होती हैं। और जो रेजिस्टेंट सेल है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, वो क्या करेगी, ग्रोथ करती रहेगी। लेकिन जो सेंसिटिव सेल है, जिसके अंदर फॉरेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इंसर्ट नहीं हुआ है, नॉन ट्रांसफॉर्म जो सेल है, वो क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की जो रिएक्शंस होती हैं, उस केस में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी के बेसिस पे जैसे बहुत सारी सेल्स को हम ट्रीट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या होते हैं, सेवरल मिलियन टू बिलियन सेल्स में से एक सिंगल सेल जो है वो डीएनए को लेती हैं। ठीक है, या फिर एक हम कह सकते हैं एक सिंगल सेल है जिसके अंदर डीएनए का इंसर्शन होता है, या फिर एक सिंगल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस केस में ये तो है नहीं कि हम एक एवरी सिंगल सेल को चेक करेंगे। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्म सेल है या फिर नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है, उसके अंदर इंसर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं, सिलेक्टिव एजेंट यूज करते हैं टू किल ऑल द सेल दैट डोंट कंटेन द फॉरेन डीएनए। कोई एक सिलेक्टिव एजेंट यूज करते हैं, वो एजेंट क्या करता है, उन सारी सेल को किल कर देता है जिसके अंदर फॉरेन डीएनए नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म सेल है, ठीक है, डिजायर्ड सेल जो है वो किल नहीं होगी, बाकी सारी सेल क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। तो उससे क्या है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांसफॉर्म सेल है और कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है। ठीक है, मोस्ट कॉमन सिलेक्टिव एजेंट जो यूज करते हैं वो होता है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं एज ए सिलेक्टिव एजेंट। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो सेल्स होती हैं वो क्या होगी, वो किल नहीं होगी। ठीक है, और जो सेंसिटिव सेल है वो किल हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ क्या करेक्टरिस्टिक है, इट शुड बी इजीली इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, इजीली आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड। ठीक है, होस्ट के अंदर इजीली इंट्रोड्यूस हो जाए और आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन भी इसका इजीली हो जाए। ठीक है, फिफ्थ है, ए परफेक्ट क्लोनिंग वेक्टर शुड बी रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। जो परफेक्ट क्लोनिंग वेक्टर होगा उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, रिलेटिवली स्मॉल साइज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वेक्टर का साइज लार्ज होगा तो प्यूरिफिकेशन के टाइम पे क्या होगा, प्यूरिफिकेशन और आइसोलेशन के टाइम पे वो ब्रेक हो जाएगा और उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है वेक्टर शुड कंटेन यूनिक रिकग्निशन साइट फॉर एज मैनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एज पॉसिबल। अभी हमने पढ़ा था क्या, पीछे क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था मल्टीपल क्लोनिंग साइट या फिर पॉलीलिंकर साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर क्या होती हैं, विच कंटेन मैनी यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है इसके अंदर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं फॉर द चॉइस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, ये इसके करेक्टरिस्टिक थे जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए किसी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। किसी डीएनए के अंदर ये करेक्टरिस्टिक अगर प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो एज ए वेक्टर यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हैं टाइप्स हैं। ठीक है, और फर्स्ट टाइप जो है वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को डिस्कवर किया था किसने, विलियम हेज एंड जोसेफ लेडरबर्ग ने 1952 के अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक है, और ये क्या था, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड था, क्लोज सर्कुलर सिम्बायोटिक डीएनए मॉलिक्यूल था जो कि नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया का अपना जो क्रोमोजोम होता है उसके आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए कंटेनिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जीनोम। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बोलते हैं क्योंकि बैक्टीरिया का जो अपना क्रोमोजोम है उसकी आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर या तो एक सिंगल प्लाज्मिड हो सकता है या फिर मैनी कॉपी हो सकती हैं, वन और मोर प्लाज्मिड्स की। ठीक है,
इनका इनहेरिटेंस होता है प्लाज्मिड का फ्रॉम पेरेंट बैक्टीरियल सेल टू डॉटर बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ट्रांसफ़र होती हैं, और इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की, ठीक है। अब प्लाज्मिड्स भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ जीन, ठीक है, उसका साइज के बेसिस पे और उसके अंदर जो जीन का कंपोजिशन है उसके बेसिस पे वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, ठीक है। जो मेजर कंपोनेंट होता है किसी प्लाज्मिड का वो क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट है ओरिजिन साइट, या फिर हम कह सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन, ठीक है, रेप्लिकेशन ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब नेचुरल कंडीशन में हर एक प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेट करके 20 to 30 कॉपी पर सेल फॉर्म करता है, ठीक है, 20 to 30 कॉपी पर सेल अंडर नेचुरल कंडीशन। लेकिन आर्टिफिशियली या फिर किसी एंटीबायोटिक को प्रोवाइड करके, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपी इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 1000 कॉपी पर सेल, ठीक है। सेकंड क्या है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, या फिर जीन फॉर ट्यूमर फॉर्मेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मिड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यूज करते हैं हम किसके अंदर, जीन क्लोनिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, और क्या फीचर होते हैं प्लाज्मिड के अंदर, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्लीवेज करवाता है, ठीक है, और फॉरेन डीएनए का इंसर्शन होता है। अब है प्लाज्मिड्स के टाइप, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मिड है। फर्स्ट वन इज एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड क्या होता है, एफ प्लाज्मिड जो है इसको हम सेक्स फैक्टर या फिर एफ फैक्टर भी बोलते हैं या फिर फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसका रोल होता है सेक्सुअलिटी के अंदर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रोल होता है एफ प्लाज्मिड का या फिर एफ फैक्टर का, ठीक है। कैसे क्या रोल होता है इसका, इसके अंदर जीन्स होते हैं किसके लिए, सेक्स पिलाई के लिए, ठीक है। सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन होती है जिस टाइम पे बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है कंजुगेशन के टाइम पे, ठीक है। कंजुगेशन के टाइम पे क्या होती है, दो बैक्टीरियल सेल जो है वो क्लोज कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है। ये है मेल और ये है फीमेल। तो मेल जो है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एफ फैक्टर या फिर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फीमेल के पास कोई भी एफ फैक्टर या फिर फर्टिलिटी फैक्टर और एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो मेल के पास अगर प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, एफ पॉजिटिव है, फीमेल के पास नहीं होता वो एफ निगेटिव होती हैं, ठीक है। जिस टाइम पे इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कंजुगेशन होता है, तो उस टाइम पे क्या होती है, मेल और फीमेल क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं और जो एफ फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो एक प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ निकलती है किससे, मेल से, जिसको बोलते हैं सेक्स पाइलस या फिर सेक्स पिलाई, ठीक है। ये क्या करती है, इसके कांटेक्ट में आती हैं फीमेल के साथ और एक ब्रिज की फॉर्मेशन कर देती हैं, इनके बीच में जो कॉमन वॉल है वो डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है, और एक ब्रिज की फॉर्मेशन कर देती हैं जिसको बोलते हैं कंजुगेशन ब्रिज, ठीक है। कंजुगेशन ब्रिज बनता है यहाँ पे। अब ये मेल है, इसका अपना क्रोमोजोम और फीमेल का अपना क्रोमोजोम है, लेकिन मेल के अंदर एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है और फीमेल के अंदर कोई एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब ये जो एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है मेल के अंदर, ये टू फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, या क्या होगा, इसका जो क्रोमोजोम है, ठीक है, मेल बैक्टीरियल सेल जो है इसका क्रोमोजोम जो है इसके साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है एफ फैक्टर अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं HFR, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन डोनर सेल। और अगर प्रेजेंट है वो फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर तो उसको बोलेंगे एफ फैक्टर, ठीक है। अब क्या है, कंजुगेशन ब्रिज बना, ठीक है,
सबसे पहले सेक्स पाइलेज की फॉर्मेशन हुई, फिर कंजुगेशन ब्रिज बना। अब क्या होगा, मेल के अंदर जो एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है उसका रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन से 2 कॉपी बन जाती हैं एफ फैक्टर की, ठीक है। एक जो एफ फैक्टर है वो ट्रांसफ़र हो जाता है फिर कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू किसके अंदर, फीमेल के अंदर, और जैसे ही फीमेल के अंदर एफ फैक्टर आता है तो ये जो फीमेल एफ निगेटिव थी ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसके अंदर, एफ पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। ये केस होता है बैक्टीरिया के अंदर कंजुगेशन का, ठीक है। एफ प्लाज्मिड या फिर एफ फैक्टर का रोल होता है सेक्सुअलिटी के अंदर। नेक्स्ट है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड जो है इसके अंदर जीन्स होते हैं किसके लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो यूजफुल होती है जीन क्लोनिंग के लिए, ठीक है। और जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर आर प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं वो उसको हम उस कल्चर मीडियम में ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या होती है, वो जो सेल होती हैं वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं उस एंटीबायोटिक के लिए, और वो ईजिली ग्रो कर सकती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दैट एंटीबायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोसिनोजेनिक प्लाज्मिड। बैक्टीरियोसिनोजेनिक प्लाज्मिड जो है ये इसके अंदर किस टाइप्स के जीन्स होते हैं, दीज प्लाज्मिड कैरी जीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोसिन्स एंड टॉक्सिक प्रोटीन्स, ठीक है। बैक्टीरियोसिन और टॉक्सिन प्रोटीन्स जो होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि किल कर देते हैं अदर बैक्टीरिया को। जैसे कोल प्लाज्मिड जो है वो प्रोड्यूस करता है कोलिसिन, कोल प्लाज्मिड प्रोड्यूस करता है कोलिसिन, और ये कोलिसिन जो है ये किल करता है सेंसिटिव इकोलाई बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। तो सेंसिटिव मतलब नॉन रेजिस्टेंस जो इकोलाई की सेल्स होती हैं उनको क्या कर देता है कोल प्लाज्मिड, किल कर देता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ कोलिसिन, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्टिक प्लाज्मिड। क्रिप्टिक प्लाज्मिड क्या होते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा था, जब भी किसी वेक्टर के अंदर हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद कहाँ जाता है, वो होस्ट सेल के अंदर जाता है, और होस्ट के अंदर वो अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लाज्मिड कोई रिकॉग्नाइजेबल फिनोटाइप शो नहीं करता होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, तो उस टाइप के प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, क्रिप्टिक प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है एपिसोम। एपिसोम क्या होता है, जो प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाता है होस्ट के जीनोम का या फिर क्रोमोजोम का, उसको बोलते हैं एपिसोम। अभी हमने पढ़ा था कि अगर क्रोमोजोम के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था, उसको क्या बोलते थे, HFR, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन, ठीक है। या फिर एफ फैक्टर कैसे रह सकता है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो अगर प्लाज्मिड उस होस्ट के क्रोमोजोम के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एपिसोम, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो है वो तभी होगा जब बैक्टीरिया का होस्ट का जो क्रोमोजोम है उसकी और जो प्लाज्मिड डीएनए है वो उनकी बेसिस की कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस हो, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं क्रोमोजोमल मेमोरी, ठीक है। तो दोनों का प्लाज्मिड का और क्रोमोजोम जो है होस्ट का, दोनों के बीच में अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है तो ही उनके बीच में क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेगा प्लाज्मिड। मेगा प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड जिनका साइज लार्जर होता है देन द बैक्टीरियल जीनोम। अगर बैक्टीरियल जीनोम से भी लार्ज साइज है किसी प्लाज्मिड का, ठीक है, तो उनको बोलते हैं मेगा प्लाज्मिड। जैसे कि प्लाज्मिड ऑफ माइकोबैक्टीरियम जेनिटेलियम, ठीक है। जेनिटेलियम माइकोबैक्टीरियम जेनिटेलियम जो है उसका साइज लार्ज होता है देन द होस्ट बैक्टीरियल सेल जीनोम, ठीक है।